नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस साइंस क्लासेस के अंदर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का जो मॉडल पेपर है क्लास 10th का 2024-25 वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सेक्शन बी जो है वो आज सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इस सेक्शन बी को पूरा करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। तो आपको जो है समीकरण दे रखी है, उसकी जो है आपको साइंटिफिक फॉर्म में मतलब कि फॉर्मूला बना के लिखना है। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपको रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड इनकी CO2 से। तो ये बनेगा क्या, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बनेगा, जल होता है H2O। तो ये इसमें लिखना संतुलित समीकरण है। तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको बच्चों। जो है बैलेंस करने के लिए देखिए, इसमें इधर देखिए तो हाइड्रोजन जो है वो है 2, और जो हाइड्रोजन है वो है 2, और इधर भी जो है हाइड्रोजन है वो 2 है। ऑक्सीजन यदि देखें तो इधर है 3 और 1 4, और इधर भी देखिए बच्चों तो 2 और 2 4 है। कार्बन दोनों तरफ 1 1 है और कैल्शियम 1 1, यानी कि ये समीकरण पहले से ही संतुलित है बच्चों, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं जिंक। अगली जो समीकरण है वो है जिंक, और प्लस जो है इससे रिएक्शन करवानी है सिल्वर नाइट्रेट जो कि होता है बच्चों AgNO और 3। ठीक है, तो ये हो गया AgNO3, इसकी रिएक्शन करवानी है। इससे बनेगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3, और बच्चों बनेगा Ag की सिल्वर। तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और सिल्वर इसमें बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों ये है जिंक जो कि मेटल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड है। तो जब भी मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिक्स है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान पॉप टेस्ट से करेंगे। पॉप टेस्ट क्या होता है, जब जलती हुई मोमबत्ती इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाता है तो पॉप ध्वनि या पॉप साउंड सुनाई देता है, पट पट की आवाज़ आती है, जिससे कि पॉप टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि बच्चों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल बच्चों इन्होंने पूछा है, 2 एग्जाम्पल पूछे हैं। तो इसके 2 ही एग्जाम्पल है बुक में, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, और एक जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, वायु श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को जो है बच्चों आपको समझाना है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, ये फ़ोटो जो है NCERT में दे रखा है। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। इसमें एरोबिक, एनोरोबिक और जो है आपके मस्कुलर जो रेस्पिरेशन होता है उन तीनों को समझाया हुआ है। एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन जिसमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसमें बच्चों जो है ATP निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ATP का मतलब हो गया ऊर्जा। उसके बाद में यदि हम देखें अवायवीय श्वसन जिसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि यीस्ट में होता है, उसमें अल्कोहल बनता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। और एक और है लैक्टिक अम्ल जिसमें बनता है, जो कि हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है बच्चों, ये तीसरा श्वसन है। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वानुवर्तन प्रक्रिया को चित्र सही समझाइए कि जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की ओर यानी कि नीचे की ओर जाना। अगला आवृतबीजी पुष्प अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न भागों का समझाइए। मतलब कि पादप के विभिन्न भागों को समझाना है। किसी भी पुष्प की का यदि संरचना देखें तो उसमें उस बीच वाला भाग जो है वो हो जाएगा स्त्री केसर। उसके बाद में उसमें होते हैं पुंकेसर, बाहर की तरफ जो है दल, और उसके बाहर बाह्य दल होते हैं। तो आपको NCERT का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये आपको इसमें बनाना है और इसके विभिन्न भागों के बारे में बताना है। अगला मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाना है। तो इसमें भी जो है बच्चों ये वाला आरेख आपको बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये आपको पता ही होगा, जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो जो होता है वो होती है लड़की यानी कि गर्ल, और यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिले तो XY बनता है, जो कि हो जाएगा लड़का। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दे रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने। मतलब कि बच्चों इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दर्पण दे रखा है जो कि है अवतल दर्पण। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दर्पण जो सूत्र होता है बच्चों होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इसके अंदर जो बच्चों आपको फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी दे रखी है। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण और 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु, यानी कि आपको बच्चों एफ और यू दे रखा है, आपको जो है वो वी फाइंड करना है। तो इनमें आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, आंसर आप निकाल लेना। वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो दे रखा है आपको फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बराबर। अच्छा, ये 15 अवतल दर्पण है, अवतल यानी कि कॉनकेव, तो उसमें फोकस दूरी माइनस में ली जाती है बच्चों। उसके बाद में 1/v, वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस 1/u, u जो है आपको देखा है 25, तो बच्चों जो u है वो भी 25 तो लिया है, लेकिन ये भी अपने को माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन बनी है 1/15, 1/-15 और इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-25, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड जो होता है, बोर्ड अपने स्कूल वाला, पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से, दूर का नहीं दिख रहा बच्चों, इसको दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, मायोपिया है इस बच्चे को। और इस दोष के अंदर जो है हम अवतल लेंस यानी कि किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो ये कह रहा है किस लेंस का उपयोग करेंगे, इसमें हम करेंगे अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। अब ये कह रहे हैं इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। तो इसका कारण ये है कि जो लेंस है उसकी फोकस जो दूरी होती है, फोकल लेंथ, वो घट जाती है, क्योंकि जो लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, यानी कि लेंस का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। और आज का अंतिम प्रश्न करते हैं बच्चों, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 13, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो क्या होता है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड रूल का मतलब हो गया जो अपना लेफ्ट हैंड है उसमें मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और जो थंब है उनको ऐसे रखेंगे कि वो एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल में हो जाए। मिडिल फिंगर 90 डिग्री के एंगल में हो जाए, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर और थंब तीनों, और जो है ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में बताएं। तो अपने को एफ, बी और आई के बारे में पता चलेगा। एफ का मतलब हो गया फोर्स, जो कि अपने को थंब बताएगा। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अपने को जो है फर्स्ट फिंगर बताएगी। और आई जो कि हो गया करंट, जो कि अपने को मिडल फिंगर बताएगी। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपको बनाना है। दोस्तों ये हुआ है सेक्शन बी कंप्लीट। अगली वीडियो में हम सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो आरबीएससी बोर्ड से रिलेटेड, जो है बीएससीआर से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड और किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।